तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ललित क्लासेस पर स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आपका क्लास 10th का लोकतंत्र का चैप्टर नंबर 2 के जो आपके पॉइंट्स हैं, नोट्स हैं, आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और वो भी हिंदी में आपके लिए मैं लेकर आया हूँ आज की इस वीडियो में। तो गाइस, वीडियो को एंड तक दे रखना, और ये जो नोट्स का पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गाइस। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो गाइस, ये जो है पहली बार मैं जो हूँ वो नोट्स लेकर आया हूँ आपके डिलीटेड सिलेबस पर बेस्ड है, यानी जो भी आपका डिलीटेड सिलेबस है इस साल उस पर बेस्ड है ये नोट्स आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। और गाइस, अगर आपने पूरा एसएसटी का अभी तक डिलीटेड सिलेबस की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं वीडियो को। तो चलिए नोट्स को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला पॉइंट है, संघीय सरकार में दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। संघीय सरकार क्या होती है? जहाँ पर हमारी सरकारें दो स्तर की हों या फिर उससे ज़्यादा स्तर की, जैसे कि हमारे में केंद्र, राज्य और उसके बाद जो तीसरे स्तर की तृतीय स्तर सरकार है। तो हमारे देश में 3 स्तर की सरकारें होती हैं, जैसे कि आपको पता होगा। उसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट है, संघीय व्यवस्था में विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट वर्णित होते हैं। यानी संघीय व्यवस्था में क्या होता है कि जो भी उनके अधिकार क्षेत्र है कि ये किस चीज़ पर कानून बनाएगी राज्य सरकार, क्या इनके अधिकार हैं, कितना टैक्स ले सकती है, ये सब कुछ जो है वो कानून में लिखे हुए रहते हैं। और चाहे वो केंद्र सरकार के लिए हो या राज्य सरकार के लिए, दोनों के लिए ही कानूनों में लिखा गया है कि उनके क्या क्या अधिकार हैं। उसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट आता है, संघीय व्यवस्था में संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। यानी संघीय व्यवस्था में क्या होता है कि कोई भी संविधान का अगर प्रावधान है या फिर कोई भी है तो उसे एक स्तर की सरकार नहीं बदल सकती। अगर केंद्र सरकार चाहे उसे बदलना तो वो नहीं बदल पाएगी, अगर राज्य सरकार चाहे तो भी वो नहीं बदल पाएगी। दोनों सरकार को मिलकर आपस में उस नियम को बदलना पड़ेगा, कानून को बदलना पड़ेगा, तभी जो है वो संविधान में संशोधन मुमकिन है, वरना हमारा जो संविधान में संशोधन है वो नहीं होगा। उसके बाद जो हमारा चौथा पॉइंट है, संघीय व्यवस्था का उद्देश्य देश की एकता को सुरक्षित रखना तथा क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना है। यानी संघीय व्यवस्था का क्या उद्देश्य है कि देश की जो एकता है, बहुत एक गुट है, पूरा देश जो एक साथ है उसको सुरक्षित रखना, यानी देश को अलग अलग नहीं होने देना, भागों में नहीं बंटने देना। और उसके बाद क्या है कि जो क्षेत्रीय विविधता है, कहीं जातियों में विविधता है, कहीं धर्मों में, तो उन सबका सम्मान करना, ये संघीय व्यवस्था का उद्देश्य है। उसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट आता है, जो हमारा पांचवा पॉइंट आता है, अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे संघीय व्यवस्था वाले देशों में प्रांत केंद्र की तुलना में अधिक ताकतवर होते हैं। यानी अगर हम इन देशों की बात करें, जैसे कि अमेरिका जो कि संपन्न देश है, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में क्या होता है कि जो संघीय व्यवस्था है उसमें केंद्र की तुलना में अधिक ताकतवर, यानी जो प्रांत होते हैं यानी जो राज्य होते हैं वो ज़्यादा ताकतवर होते हैं। जो केंद्र यानी जो मेन राष्ट्रपति रहता है वो थोड़ा कम ताकतवर होता है इन देशों में। उसके बाद हम आगे की बात करें, जो कि हमारा छठा पॉइंट है, भारत, बेल्जियम और स्पेन में राज्यों की तुलना में केंद्र अधिक शक्तिशाली है। यानी ये जो ऐसे 3 राज्य जो अभी विकास की राह पर चल रहे हैं, जैसे कि हमारा भारत, बेल्जियम और स्पेन, ये राज्य कैसे हैं, ये देश कैसे हैं, इन देशों में क्या है कि जो केंद्र सरकार है वो ज़्यादा शक्तिशाली है और राज्य सरकार कम शक्तिशाली है इन देशों में। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, भारत में जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहां राज्य विधानसभा की अनुमति के बगैर भारतीय संविधान के कई प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता है। यानी इसमें क्या था कि पहले हमारा जो रूल था जम्मू कश्मीर के ऊपर, ये आपका एग्ज़ाम में आ सकता है। वैसे तो अभी जम्मू कश्मीर से ये हट गया है, लेकिन आपका एग्ज़ाम्स में आ सकता है क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक से जो है इसे अभी नहीं हटाया गया, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो हमारे संविधान में क्या था कि जम्मू कश्मीर को अलग जो थे वो दर्जे प्राप्त थे। जम्मू कश्मीर राज्य नहीं था भारत का पहले, उस पर बाहरी रूप से तो भारत शासन कर सकता था, लेकिन भीतरी रूप से कोई बाहर का व्यक्ति जाकर उसमें ज़मीन नहीं खरीद सकता था। उसके बाद संविधान में कई प्रावधानों को लागू किया गया, उसके बाद इस कानून को बदला गया है अभी। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आता है, भारतीय संविधान में विधायी अधिकारों के 3 हिस्से में बांटा गया है। यानी भारतीय संविधान में क्या है कि जो शासन है, विधायी है, उसको
3 स्तरों में बांटा गया है, 3 हिस्सों में। एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची, एक है समवर्ती सूची। यानी संघ सूची में कौन आते हैं हमारे, जो केंद्र सरकार है, जो अभी फिलहाल बीजेपी की है। उसके बाद राज्य सरकार है, जिसमें राज्य की जो सरकारें होती हैं। उसके बाद समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वो दोनों सरकारों की मान्यता होती है, दोनों ही सरकार मिलकर कानून बना सकती हैं, कोई एक सरकार जो है वो कानून नहीं बना सकती। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और आपके जो ग्रुप्स हैं उनमें वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और ऐसे नोट्स और चैप्टर्स की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो उसके बाद हम अपना अगला पॉइंट देखते हैं। भारत में उपरोक्त 3 सूचियों के अतिरिक्त बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। यानी ये जो तीनों सूचियों में जो जो कानून नहीं है, यानी जैसे कानून जब हमारा बना था तब हमारा सॉफ्टवेयर का जो था ऑप्शन नहीं था, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग, इंजीनियरिंग, इन सब के ऑप्शन उस टाइम नहीं थे। तो उसके बाद में आए तो ये सब किसके कानून में चले गए, केंद्र सरकार के। यानी केंद्र सरकार ही इन चीज़ों पर कानून बना सकती है हमारी टेक्नोलॉजी के ऊपर। उसके बाद हम बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार के हित में कौन से कानून आते हैं, जैसे कि आपका बैंकिंग हो गया, मुद्रा हो गया, देश में क्या मुद्रा चलेगी, जैसे कि हमारे यहाँ रुपया चलता है। उसके बाद जो आर्मी हो गई ये। उसके बाद हमारे जो राज्य अधिकार हैं, जो राज्य क्षेत्र में आते हैं, जैसे कि हमारी पुलिस हो गई। अब राज्य की पुलिस तो ऐसा तो है नहीं कि इंडियन पुलिस आपने कभी सुना, आपने सुना होगा दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, तो वो राज्यों के लिए होती है। उसके बाद अगला जो हमारा है, जो राज्य सरकार के लिए आता है, वो कृषि, सिंचाई, वाणिज्य, ये सब चीज़ें जो हैं वो राज्य सरकार के अंतर्गत आती हैं। और केंद्र सरकार के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं, जिन पर एक नीतियों की ज़रूरत होती है। यानी अगर मान लो कोई युद्ध हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो इंडिया जो एक सरकार है वो फैसला लेगी, जो कि केंद्र की है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में 40% लोगों की मातृभाषा हिंदी है। यानी भारत में जितनी 125 करोड़ जनसंख्या है उसमें से 40% लोग तो हिंदी बोलते हैं, और बाकी अलग अलग भाषाएँ बोलते हैं। उसके बाद एक से अधिक राजनीतिक दलों के द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। यानी जो सरकार एक या उससे 2 या उससे ज़्यादा दल, यानी एक से अधिक दल, यानी 2 या उससे ज़्यादा दलों के द्वारा बनाई गई सरकार अगर एक साथ मिल जाए, अगर मान लो इसको आधी सीटें मिल गई, इसको आधी सीटें मिल गई, अगर ये दोनों सरकारें मिल जाएं और अपने जो है सत्ता कर लें, तो इसे हम गठबंधन कहते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है अनुसूचित भाषाएं। वे 22 भाषाएं जिन्हें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया अनुसूचित भाषाएं कहते हैं। यानी अनुसूचित भाषा क्या है, वो 22 भाषाएं हैं जिनको कहाँ पर रखा गया है, भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में, उन्हें अनुसूचित भाषाएं हम कहते हैं। यानी इन भाषाओं के बारे में जो है हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, और ये जो है वो मेन भाषाएं हो सकती हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में 1992 में संविधान संशोधन करके पंचायतों को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। यानी सन 1992 में संशोधन किया गया हमारे संविधान में, और जो हमारी पंचायतें थी, यानी पहले क्या होता था कि पंचायतों को राज्य सरकार अपनी मर्ज़ी से हटा देती थी, उनको जो थी अपने मर्ज़ी से उनके नेता चुन लेती थी, जो पंचायत के पंच होते थे, सरपंच होते थे। लेकिन जब फिर बाद में 1992 में जब संशोधन किया कानून में, तो जो पंचायतें थीं उनको और ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया, उनके पूर्ण रूप से चुनाव करवाए गए ताकि अच्छे नेता को चुना जा सके। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नए संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई। यानी जब नया संशोधन हुआ 1992 में, तब एक और कानून वहाँ पर लागू हुआ कि जो महिलाएं हैं उनके लिए 1/3 सीटें जो होंगी वो आरक्षित होंगी। जैसे कि मान लो कि 300 सीटें हैं, तो 300 में से 1/3 यानी 300 में से 100 सीटें जो होंगी वो महिलाओं के लिए होंगी, और बाकी 200 सीटें पुरुषों के लिए। तो गाइज इस चैप्टर में हमारा इतना ही। ये जो थे मैंने आपको पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर आपको बताए। अगर गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।